सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो आप वीडियो टॉपिक देखते हैं उनसे बनने वाले कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आप यह चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपके सामने इन्हीं टॉपिक से प्रश्न बनकर आते हैं तो उनको आप कितना सही करते हैं या कितना गलत। आइए इसी टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पर। आइए एक एक करके हम इन प्रश्नों पर नजर डालते हैं। उम्मीद करूंगा कि जैसे ही आपके स्क्रीन पर प्रश्न आए और जब मैं उस प्रश्न को पढ़ लूं उसके बाद अपने आप वो पूरा टॉपिक आपके सामने क्लियर हो और जैसे ही मैं आपसे उत्तर पूछूं आप उत्तर बता रहे हो। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि आप नोट करते चलिएगा कि कितने प्रश्न आपके गलत हुए कितने सही। इससे यह होगा कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि करंट अफेयर्स की जो तैयारी है आपकी सही चल रही है या फिर उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। आइए एक एक करके हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह WHO का वह समूह है जो मुख्य निर्णय लेता है, आपको पता होगा। कथन 2, इसमें भारत के साथ साथ कुल 194 सदस्य देश हैं। कथन नंबर 3 कि इसमें 2009 से 2016 तक ताइवान पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल होता आया है। कथन 4, अभी ताइवान इसका पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल होने वाला इकलौता राष्ट्र है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं यह आपको बताना है। अर्थात आपको क्या करना है, सिर्फ गलत कथन का पहचान करना है। कथन फिर से मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा देता हूं। क्योंकि अब देखिए क्या है कि आप मुझसे कई बार कहते आ रहे हैं कि यह जो पूरा टेक्स्ट है पूरे स्क्रीन पर आया है, लेकिन इसको लेकर मैंने अपने टेक्निकल टीम से एक बार नहीं 2 से 3 बार बात किया है और मैंने यह कंसर्न उनके सामने रखा कि अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा हो। लेकिन उनका यही कहना था कि सर एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और हम अपने स्टूडियो से जैसे ही हम काम कर पाएंगे हम बच्चों की सभी फरमाइश पूरी करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक बार पेशेंस और धैर्य बनाए रखिएगा। अब देखिए आपने इतने देर में इन प्रश्नों को कथनों को पढ़ लिया है। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कथन गलत है। आपके पास कूट क्या है, ऑप्शन क्या है वह देख लीजिए कि 2 और 4 कथन गलत हैं, 3 और 4, केवल 4 और जो है कि केवल 2। अगर आपने आंसर चुना है केवल 4C तो बिल्कुल सही है। अर्थात यह जो स्टेटमेंट है कि अभी ताइवान इसका पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल होने वाला इकलौता राष्ट्र है। तो पहला बात तो कथन देखिए गलत कैसे है क्या कि 2018 से ही चाइना ने ताइवान को पर्यवेक्षक राष्ट्र से अलग कर दिया है और इसी के कारण वर्तमान समय में जो है कि अमेरिका और अन्य जो यूरोपीय देश हैं वह कह रहे हैं कि हम दोबारा ताइवान को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिलवाएंगे और इसी में चाइना के द्वारा कहा जा रहा है कि यह तो वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट है। बाकी यह सही बात है कि 2009 से 16 तक ताइवान पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में इसमें शामिल होता आया है। 194 भारत के साथ कुछ सदस्य देश हैं और साथ ही साथ यह WHO का वह समूह है जो मुख्य निर्णय लेता है। अर्थात यह डिसाइड करता है कि आने वाले समय में कोई अगर महामारी जैसे इस समय आई है तो हमारी रूपरेखा क्या होगी, कैसे हमें इन चुनौतियों से इन मुद्दों से निपटना है। अगला प्रश्न वह है मिशन सागर के संदर्भ में असत्य कथन का आपको परीक्षण करना है। अर्थात कथन आपकी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहे हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको असत्य कथन का चयन कर लेना है। चलिए, इस मिशन के द्वारा मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस को खाद्य सामग्री एवं दवाएं पहुंचाई जा रही। अब आपको यह डिसाइड करना है कि पहुंचाई जा रही है कि नहीं।
तो अगला जो स्टेटमेंट है, इस मिशन से लाभ प्राप्त करने वाले देश इस समय जल जनित, यहाँ पर जन जनित लिखा हुआ है, करेक्ट कर लीजिएगा, जल जनित बीमारियों से जूझ रहे हैं। आपको बताना है कि ये जल जनित बीमारियां क्या होती हैं और इनसे जूझ रहे हैं नहीं जूझ रहे। अगला स्टेटमेंट है, यह मिशन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। अगला ऑप्शन है, यह मिशन वर्ष 2015 में प्रारंभ किए गए सागर कोई चीज होगी उसके अनुरूप है। अगला स्टेटमेंट आपको देखिए 5 विकल्प मिल रहे हैं, जैसे आप बिहार पीसीएस में देखते आए हैं, लेकिन वहां पे प्रश्न इतने टफ नहीं रहते, फिर भी मान लेते हैं कि उसी प्रकार का प्रश्न। इसके लिए आईएनएस केसरी और चेतक का प्रयोग किया गया। आपको चुनना है सिर्फ और सिर्फ असत्य कथन, और एक असत्य कथन अगर आप चुनने का प्रयास करें तो आपको सबसे आसान असत्य कथन मिलेगा ई, उसमें कहा गया आईएनएस केसरी और चेतक। आईएनएस केसरी है, आईएनएस चेतक नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, यह स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। ये सही बात है कि वर्ष 2015 में जो हमारे कोस्टल एरिया, जो सागर या जो समुद्र से निकटवर्ती भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके साथ सामाजिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए इस सागर का कॉन्सेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया था। और ये भी अगला जो इसका सी स्टेटमेंट है कि रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से चालू किया गया, ये भी सही है। और ये भी सही है कि इस समय यह जो क्षेत्र है वो जल जनित बीमारियों से जूझ रहे हैं, डेंगू मलेरिया कई प्रकार के वहाँ पे केसेस आ रहे हैं, इसलिए असत्य कथन जो हमारा सबसे अच्छा है वह कौन सा है, ई हमारा असत्य कथन ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काला पानी के संदर्भ में असत्य, फिर जो है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कथन है, काला पानी उत्तराखंड, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। आपको पता होगा भारत इससे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का भाग मानता है, अर्थात जो ये काला पानी क्षेत्र है, भारत का कहना है कि यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का भाग है। वह कथन तीसरा है, 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के समय भारत ने यहाँ अपना सैन्य पोस्ट बनाया था। अगला कथन है, इस क्षेत्र में भारत द्वारा हाल ही में एक सड़क का निर्माण किया गया। अब आपको उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन के कूट का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, सत्य कथन के कूट का चयन करना है। तो एक एक करके हम इन कथनों पर विचार करते हैं। काला पानी उत्तराखंड, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है, बिल्कुल सही है। हमारा मेन जो अभी तो डिस्प्यूट जो है वह किसको लेकर है, भारत और नेपाल को लेकर, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये ट्राई जंक्शन अर्थात तीनों के बाउंड्री के पास स्थित है। इसे भारत जो है कि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले का भाग मानता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा जो कथन है कि हमने 1962 में जब चीन के साथ वॉर लड़ रहे थे तो हमने यहाँ पे सैन्य पोस्ट बनाया था और तभी से हमारा सैन्य पोस्ट यहाँ पे बना हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कैलाश मानसरोवर के लिए एक सड़क का निर्माण किया लिपुलेख दर्रे तक, तो दरअसल वह उसका कुछ सड़क का जो भाग है वह किससे होकर काला पानी वाले क्षेत्र से जाता है। तो ये स्टेटमेंट सभी सही है, तो इसलिए आपको आंसर जो चुनना होगा सी, सभी आंसर इसके कूट क्या है सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से अब आपको असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है, इसलिए सभी असत्य कथन मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख दे रहा हूं। हाल ही में सिक्किम के नाकुला दर्रे पर भारत चीन सैनिकों के बीच विवाद हुआ था। अब आपको पता है कि नाकुला कहां पे है, नाथुला कहां पे है। डोकलाम विवाद का संबंध भारत, भूटान और चीन से है, आपको पता होगा। हाल ही में चीन ने माउंट एवरेस्ट को पूर्ण रूप से चीन का बताया है। नेपाल ने चीन के सहयोग से एवरेस्ट में 5G टावर लगाया है। आपको बताना है कोई एक कथन जो कि असत्य है। आपने डिसाइड कर भी लिया होगा, मान के चलता हूं कि आपने सही आंसर डिसाइड किया है। आप अपना आंसर बताइए क्या है। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या है, डी है, क्योंकि देखिए नेपाल ने चीन के सहयोग से एवरेस्ट में 5G टावर नहीं लगाया, चीन ने खुद जो है कि क्या किया है, एवरेस्ट के इस ऊंचाई वाले क्षेत्र पर 5G टावर लगाया है और वो अपने एरिया में लगाए, ना कि नेपाल के। हाँ ये जरूर है कि वहां से इंडिया का सर्विलांस किया जा सकता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। बाकी चीन ने माउंट एवरेस्ट को पूर्ण रूप से भारत का बताया था, इस पर तो हमने वीडियो आपको दिखाया ही था, बताया ही था। डोकलाम विवाद का संबंध भारत, भूटान, चीन से है, बिल्कुल सही है। और सिक्किम का जो नाकुला दर्रा है वहीं पर अभी विवाद हुआ था, नाथुला दर्रे पे विवाद नहीं हुआ था। नाथुला दर्रा अलग है, नाकुला दर्रा अलग है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा, हम क्या
क्या चुनना था, असत्य कथन, तो वह क्या था, डी जो है कि वह असत्य कथन है। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। वर्ष 2008 तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र था। आपका पड़ोसी देश है, आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ इस समय एनसीपी की सरकार है। अब पता नहीं कौन सी एनसीपी है, कहीं ऐसी तो नहीं दक्षिण भारत की कोई ये राजनीतिक पार्टी हो, कहीं। अच्छा खैर आगे बढ़िए। सी जो है, नेपाल में चीन की जो एम्बेसडर हैं उनका नाम है हाउ यांकी है। वर्ष, अगला स्टेटमेंट, वर्ष 2019 में चीन के साथ अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना पर इसने नेपाल ने हस्ताक्षर कर लिया है। आपको बताना है इन कथनों में से क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। इसमें से आपको असत्य कथन ही बता देना है कि कौन सा कथन जो है कि यहाँ पे असत्य है। आई होप आपने इसको डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सा जो है कि असत्य कथन है। तो देखिए, यहाँ वर्ष 2008 तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र था, बिल्कुल सही बात है। मई 2008 में यह नियम परिवर्तन हो जाता है और इसको एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, यहाँ पे भी संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, यहाँ एनसीपी के अर्थात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, बिल्कुल सही है। मैंने बताया भी था कि वर्ष 2018 से पहले यहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा की कई पार्टियां थी, उन सब ने मिलकर एनसीपी की सरकार बनाया जो कि चल रही है। और अगला जो स्टेटमेंट है, चीन की एम्बेसडर हाउ यांकी है, बिल्कुल सही है। प्रश्न आएगा कि यह प्रश्न कैसे आ सकता था। देखिए है क्या, अभी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि नेपाल में चीन का हस्तक्षेप, तो वहाँ पर ये जो एनसीपी की सरकार है ये गिरने वाली थी, ये दो धड़ों में विभाजित हो चुकी थी लगभग। लेकिन जो यहाँ पे ये चीन के एम्बेसडर हैं हाउ यांकी, इन्होंने बहुत जो है कि प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होकर बहुत से नेताओं के साथ मीटिंग की और सरकार को गिरने से बचा लिया, इसलिए काफ़ी ये नाम फेमस हो चुका है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वर्ष 2019 में चीन के साथ, देखिए ये वर्ष 2019 में नहीं, वर्ष जो है कि 2017 में ऐसा हुआ था कि इन्होंने जो है कि चीन के साथ क्या है अपनी वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है इस पर इन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो इस तरह से डी जो है कि क्या है, गलत है, क्योंकि 2017 की जगह 2019 लिखा गया है और इस प्रकार के जो है कि तथ्यात्मक छेड़छाड़ प्रश्न में की जाती है, जिससे अगर थोड़ा सा भी आप ह्यूमन एरर का शिकार होना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आपको ललचाते हैं और आप गलत भी हो जाते हैं। खैर आगे बढ़िए। तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर होगा गलत कथन चुनने का वो होगा डी, तो आपने चुन भी लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से अब विचार करना है और वह है कि मेलामाइन कार्बन आधारित रसायन है जो व्हाइट क्रिस्टल के रूप में मिलता है, आपको पता होगा। इसका प्रयोग केवल दूध और दुग्ध उत्पादों में किया जाता है, आपको पता होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस चेन्नई के शोधकर्ताओं ने दूध एवं डेयरी उत्पाद में मेलामाइन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक तकनीकी विकसित की है। अब सही विकल्प का आपको चयन करना है, आप चयन कर भी लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने चुन लिया है और विकल्प देख लीजिए, फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। एक एक करके हम बात करें कि मेलामाइन कार्बन आधारित रसायन है जो व्हाइट क्रिस्टल में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग केवल दुग्ध उत्पादों में किया जाता है, यह स्टेटमेंट गलत है, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रयोग केवल दुग्ध उत्पादों में किया जाता है, यह गलत है। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई के शोधकर्ताओं ने दूध, तो ध्यान दीजिएगा यह जो चेन्नई लिखा है ये चेन्नई नहीं होकर यहाँ पर बेंगलुरु होगा, तो ये भी क्या होगा, ऐसा नहीं कि गलती से टाइप किया गया है, ये सही बना, प्रश्न गलत किया गया है। तो चेन्नई की जगह अगर बेंगलुरु होता तो सही हो जाता, अर्थात इसमें जो पहला कथन है वह तो सही है और चूंकि इसमें लिखा है केवल दुग्ध और दूध उत्पादों, तो इसके वजह से गलत हो गया। और यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस चेन्नई लिख दिया गया है, इसकी वजह से गलत हो गया। तो आपके दूसरे और तीसरे कथन गलत हो गए। सही विकल्प है केवल एक, अर्थात पहला आपका जो आंसर होगा ए होगा, केवल एक विकल्प जो पहला कथन है वही क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं।
सैटेलाइट लॉन्च करने की तकनीकी निम्न देशों के पास है। अब आपको बताना, हमने आपको बताया भी था कि किन देशों के पास यह तकनीकी है। आप बताइए कि देखिए, पहला जो आपका स्टेटमेंट है या विकल्प है वह है यूएसए, रूस, जर्मनी, चीन, भारत, यूके। उसके बाद यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस, इजराइल, ईरान। आप देखिए इसमें से क्या करना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत टफ प्रश्न यह बना दिया गया है और आई होप आप इसको कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, बड़ा प्रश्न ये आसान इस वजह से हो सकता है कि कोई ऐसा एक देश है जिसको आप इस विकल्पों में से अगर निकाल दें तो क्या होगा, अपने आप आंसर निकल जाएगा। इसमें दरअसल क्या किया गया है कि यह जिस प्रश्न जो बनाने की जो कला है बहुत अच्छी है। देखिए क्या किया गया है, जर्मनी को डाल दिया गया है, जर्मनी को 1 और 3 में डाला गया है। इसके वजह से 1 और 3 क्या हो गया, गलत हो गया है। डी जो आंसर है आपका 2 और 4 वह सही है। अर्थात 2 और 4 में क्या है, यूएसए के पास है, रूस के पास है, चीन, फ्रांस, इजराइल, ईरान के पास है, उत्तरी कोरिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, रूस, चीन और जापान। तो इन देशों के पास है, जर्मनी के पास नहीं है। तो इस तरह से 2 और 4 जो है कि आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, प्रश्न विचार करने वाले ही हैं, कर कीजिए कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 में भारत को नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ सबसे खराब देशों में रखा गया है। अब रखा गया होगा, देख लीजिए आप। भारत में प्रत्येक 5 वयस्कों में से एक मोटापे से ग्रस्त है, जो पुरुषों में 17.8% और 25.6% महिलाओं में। अर्थात यह जो है कि मोटापे का रेशियो बता रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है। देखिए क्या है कि इनमें से आपको सही कथनों पर का चयन करना है, तो आप कथनों का सही कथनों का चयन करते रहिएगा। अगला जो विकल्प है 3, वो है भारत में निम्न और उच्च तनाव वर्ग नहीं लिखा गया, उच्च आय वर्ग होगा। उच्च आय वर्ग के बीच बौनेपन की समस्या में दुगुने से भी अधिक अंतर है। अब आपको डिसाइड करना है। अगला जो स्टेटमेंट है वह है भारत में प्रजनन योग्य आयु की प्रत्येक 2 में से एक महिला एनीमिया की समस्या से ग्रसित है। अब आपको क्या करना है, कूट का चयन करना है, सही कथनों का आपको क्या करना है, चयन करना है। चलिए सही कथनों का हम परीक्षण पहले कर लेते हैं। आंसर वैसे है कि पहला और जो चौथा कथन है वह क्या है आपका सही है, और 2 और 3 जो कथन है वह क्या है, गलत हैं। तो ये सही बात है कि यह जो नाइजीरिया, इंडोनेशिया के साथ हम लोगों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है, क्योंकि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 में हमने कुछ खास उत्साहजनक कार्य नहीं किया है। उसके जो है कि बात दूसरा, पहला कथन सही हो गया हमारा। तो दूसरा कथन है कि प्रत्येक 5 वयस्कों में से एक व्यक्ति जो है कि मोटापे से ग्रस्त है, यहाँ तक तो ठीक था। और पुरुषों में 17.8% होता, ये भी सही था। लेकिन जो महिलाओं में कर दिया गया है 25.6%, यह जो है कि सही नहीं है। यह क्या होगा, 21.6 है। अर्थात 4 डिजिट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो आपका यह जो दूसरा विकल्प है इसके वजह से गलत हो गया। अगर 21.6 होता तो ये भी विकल्प सही होता। अगला कि तीसरा कैसे गलत है, इसमें लिखा है भारत में निम्न और उच्च आय वर्ग के बीच बौनेपन की समस्या में दुगुने से भी अधिक अंतर नहीं है, 4 गुने से अधिक अंतर है। अर्थात लगभग रेशियो जो है 1:4 का है। तो कहीं ना कहीं यह भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और ये सही बात है कि प्रजनन आयु की जो प्रत्येक महिला है उसमें से 2 में से एक महिला में एनीमिया की समस्या देखी जाती है। तो इस तरह से पहला और जो चौथा स्टेटमेंट है वह सही है। तो ये आपका जो विकल्प है 1 और 4 ये ठीक है, बाकी आपका यह गलत हो। आगे बढ़ते हैं और वह है राख के विषय में, फ्लाई ऐश के संदर्भ में कौन कौन से हानिकारक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं, यह आपको बताना है। चले अब देखिए, सीसा, क्रोमियम, PM 2.5, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ब्लैक कार्बन, जस्ता, आर्सेनिक, बोरान, एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि क्या क्या इसमें पाया जाता है। आप डिसाइड कर लीजिए। बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान से सुना होगा तो सही है। मैंने बताया था कि जो सुंदरवन का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ का इकोसिस्टम इस समय चर्चा का कारण बना है, क्योंकि जो बांग्लादेश जाने वाली जो 2 नावें थीं उन पर फ्लाई ऐश को लेकर जो है कि बांग्लादेश जा रही थी
और वो दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गई। तो उसमें मैंने बताया था कि इनमें क्या क्या होता है। तो अगर देखा जाए तो उपरोक्त सभी कथन क्या हैं, सही हैं। ये जो जितने भी शब्द लिखे हैं सब इसमें पाए जाते हैं कम और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए आपका सही विकल्प क्या होगा, डी होगा, सभी विकल्प सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है कि क्या है, चीन लॉन्ग मार्च 5 का प्रयोग LEO और लॉन्ग मार्च 5B का प्रयोग GTO के लिए करता है। अब आपको पता है कि यह LEO क्या होता है, GTO क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। अगला जो स्टेटमेंट है, लॉन्ग मार्च रॉकेट 1 या 2 स्टेज का होता है। चीन, अगला स्टेटमेंट, चीन अपने मंगल मिशन के लिए लॉन्ग मार्च 5 और लॉन्ग मार्च 5B में से एक रॉकेट का प्रयोग करेगा। अगला स्टेटमेंट है, चीन ने हाल ही में अपने 2 चरणीय रॉकेट को भारत की तरह 4 चरणीय रॉकेट प्रणाली में बदलने का निर्णय लिया है जिससे दुर्घटनाएं ना हो। अब उपयुक्त कथनों में से सही कथनों के कूट का चयन करना है, अर्थात आपको सिर्फ उन कथनों को चुनना है जो सही हों। एक एक करके हम कथनों पर विचार करते हैं और एक तरफ से करते हैं। तो ये लिखा है कि चीन लॉन्ग मार्च 5 का प्रयोग LEO के लिए नहीं करता, GTO के लिए करता है। वहीं लॉन्ग मार्च 5 का प्रयोग जो है कि GTO के लिए इसमें लिखा है करता है, लेकिन वो LEO के लिए करता है। तो कहीं ना कहीं इसको उल्टा कर दिया गया है, इस वजह से ही क्या है गलत। इसको मैं यहाँ समझाने लगूंगा तो आपके प्रश्न काफ़ी छूट जाएंगे, आप ये वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगला स्टेटमेंट जो है कि लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट 1 या 2 स्टेज का होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद चीन अपने मंगल मिशन के लिए लॉन्ग मार्च 5 और 5B का प्रयोग रॉकेट के रूप में कर सकता है। तो यह जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं आपका 2 और 3 जो है कि स्टेटमेंट सही है। चौथा इसलिए गलत है कि अभी ऐसा कोई निर्णय चीन की सरकार ने नहीं लिया है कि वो 4 स्टेज वाला बनाएगा। उनके पास पहले से इसकी जानकारी है, बावजूद इसके वह अपने पुराने उसी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं जो उन्होंने उसको विकसित किया है। तो इस तरह से आपका चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया। तो आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा, C, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कारणों में से किस किस को आधार बनाया जाता है, यह आपको बताना है। खैर चलिए, 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया के मामलों में 50% कमी। अगला स्टेटमेंट है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन के मामलों में 45% की कमी। कम वजन के शिशुओं के जन्म के मामलों में 30% की कमी लाना। अगला स्टेटमेंट है, बाल दुर्बलता अर्थात चाइल्ड वेस्टिंग के मामलों में 5% से अधिक बढ़ने से रोकना। अगला है कि बच्चे को जन्म के पश्चात 6 माह तक मां का दूध पिलाने की दर को 50% तक लाना। अब आपको क्या करना है, इसमें से सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। 5 स्टेटमेंट के बाद आपको विकल्प चुनना काफ़ी टफ प्रश्न है, एक एक करके हम विचार करते हैं। पहला जो है कि वो स्टेटमेंट गलत है। 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को कंसीडर नहीं किया जाता, 19 साल से 50, क्योंकि 18 साल तो हमारे यहाँ क्या मिनिमम एज शादी की एज है, और उसके बाद जो है कि 1 साल का समय लिया जाता। तो इस तरह से लगभग 19 साल से 50 साल का जो समय होता है उसमें देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट तो आपका हो गया देखिए गलत। उसके बाद है कि इसमें दूसरा स्टेटमेंट, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन के मामलों में 45% कमी नहीं लाना है, 40% कमी लाना है। तो इसको आधार मतलब ये जितने कारक हैं ना, इन फैक्टर के आधार पर किसी देश की रैंकिंग की जाती है। आपने ये वीडियो देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। तो कहीं ना 45% इसमें लिख दिया गया, अगर 40% होता तो ठीक होता। बाकी कम वजन के शिशुओं के जन्म के मामलों में 30% की कमी लाना है, बिल्कुल सही है। और चाइल्ड वेस्टिंग के मामलों को 5% से अधिक नहीं बढ़ने देना है या अधिक बढ़ने से रोक देना है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है कि बच्चे को 6 माह तक बच्चे को दूध पिलाने की जो रेट है उसमें 50% तक की बढ़ोतरी करनी है, ये भी सही है। तो आपका
जो स्टेटमेंट है वो 3, 4, 5 सही है, अर्थात आपका जो डी विकल्प है वो सही है, बाकी जो है कि पहले और दूसरे कथन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से गलत कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। वह है मिशन सागर को रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय के संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है। अब मिशन सागर मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल्स जो है कि कॉमोरोस को खाद्य सामग्री और दवाइयाँ, चिकित्सक दल, आवश्यक वस्तुओं दी जा रही हैं। ये आपको डिसाइड करना है। हालांकि ये प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है लग रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। ब्राजील की सीमा चिली, इक्वाडोर को छोड़कर सभी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपों के साथ महाद्वीप के देशों के साथ जुड़ी हुई है। अगला स्टेटमेंट है कि आपको सत्य कथन, इसमें से गलत कथन मतलब कोई असत्य कथन है उसको चुनना है। तो चारों कथन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है ब्राजील में लगभग 305 जनजातियां रहती हैं जो कुल जनसंख्या का 44% है। यहाँ पर अर्धगंदी जो बस्तियां हैं, जो इस्लाम एरिया होते हैं, यहाँ पर इनको फेबल्स के नाम से जाना जाता है। स्वास्थ्य मंत्री लोई हेनरिक को बर्खास्त यहाँ पर किया गया है। अब आपको क्या करना है कि आप असत्य कथन का चयन करना है। तो जब आप असत्य कथन का चयन करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो ये लिखा है कि यहाँ पर 305 जनजातियां रहती हैं, इनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 44% नहीं है, 0.4% है, मतलब 1% भी नहीं है, 0.4% है। तो आपका बी स्टेटमेंट काफ़ी इजी था, आप इसको आसानी से गलत कर सकते थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका प्रयोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, खाद्य पदार्थ, औषधियों के रूप में किया जाता है। ताड़ का पौधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है। इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। मलेशिया पाम ऑयल रिफाइंड करने वाला सबसे बड़ा और किफ़ायती देश है। अब आपको क्या करना है, इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। आप सही विकल्प का चयन कर लीजिए। चलिए एक एक करके हम देखें। इसका प्रयोग कॉस्मेटिक, खाद्य पदार्थ और औषधियों में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, औषधियों में कम मात्रा में किया जाता है लेकिन किया जरूर जाता है। ताड़ का पौधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है, मैंने बताया था इक्वेटर वाले क्लाइमेटिक रीजन में यह मिलता है, तो बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक जरूर है लेकिन निर्यातक नहीं। निर्यातक में अगर देखेंगे तो मलेशिया का नाम आता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, रिफाइनरीज ज़्यादा हैं और उसके वजह से वहाँ पर जो रिफाइन करने की कॉस्ट है वो काफ़ी कम आती है। हाँ, इंडोनेशिया जो कच्चा अगर लिखा रहता है यहाँ पे कच्चा पाम ऑयल तो ठीक हो सकता था, कच्चा पाम ऑयल का अगर हम निर्यात देखते तो हो सकता, लेकिन रिफाइंड, क्योंकि पाम ऑयल हम जो शब्द यूज करते हैं वो रिफाइंड हो चुका है, उसको हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका यह जो स्टेटमेंट, जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है, यह गलत हो जाएगा। तो आपके पास 1, 2, 4 विकल्प बचेगा, आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में 4L में क्या क्या शामिल है, यह आपको बताना है। अच्छा, मैं एक करेक्शन यहाँ पर कर दूँ, जो विकल्प आपको दिया गया है, तो जो सी विकल्प है ना, सी विकल्प 1, 2, 3 जो 5 लिखा हुआ है, 1, 2, 3 और 4 रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप जब भी विकल्पों को देखिएगा तो जो सी विकल्प में 1, 2, 3, 5 की जगह 4 कर लीजिएगा, अर्थात सी विकल्प 1, 2, 3, 4। तो चलिए देखिए क्या है आत्मनिर्भर भारत के 4L में क्या शामिल है। मतलब 2 चीज़ें ऐसी हैं जो शामिल नहीं है, उन्हीं को आपको क्या कर देना, निकाल देना है। पहला है लॉज, दूसरा है लेबर, तीसरा है लिक्विडिटी, चौथा है लैंड, पांचवा है लाइबिलिटी, छठवां है लाइसेंस। तो आपको इसमें से डिसाइड कर लेना। तो कहीं ना कहीं अगर आप डिसाइड करेंगे तो आपको पता है स्टार्टिंग के चारों क्या हैं, इसमें शामिल हैं। लाइबिलिटी और लाइसेंस की बात इसमें नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 जो सी है वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपके स्क्रीन पर वह है, उसको देख लेते हैं एक बार कि IMF के अनुसार विश्व की कुल GDP 87 ट्रिलियन डॉलर की है। अब आपको बताना है UK 2.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
कोविड-19 से अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए जापान ने अपनी जीडीपी का 21% राहत पैकेज घोषित किया है। अब आपको क्या करना, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन जो है कि सही है यह आपको डिसाइड करना है। ध्यान दीजिएगा कि इनमें से सही कोट का चयन करना, सही कथन। तो एक एक करके हम कथनों पर विचार करें तो आईएमएफ के अनुसार विश्व की कुल जीडीपी $87 ट्रिलियन नियर अबाउट है, बिल्कुल सही है। यूके $2.7 ट्रिलियन के साथ छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही है। और उसी के साथ जो है कि जापान ने अपनी जीडीपी का लगभग जो है कि 21% राहत पैकेज के रूप में घोषित किया, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा डी, सभी कथन क्या है, सही है। अगला जो स्टेटमेंट है कि एमएसएमई के निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको विचार करना है। अब देखिए, कुल रोजगार का 45%, ध्यान दीजिए, कुल रोजगार का यह 45% सृजन करते हैं। आपको बताना है कि सृजित करते हैं कि नहीं। अगला है निर्यात में इनकी कुल हिस्सेदारी 55% है। अगला स्टेटमेंट, एमएसएमई के नए नियमों के तहत विनिर्माण और सेवा की कैटेगरी को समाप्त कर एक कर दिया गया है। अब अगला स्टेटमेंट, निवेश के अलावा कंपनी का टर्नओवर भी एमएसएमई की कैटेगरी निर्धारण में शामिल किया गया है। तो आप इन कथनों में से अगर आप चयन करें और इसमें से आपको असत्य कथन दरअसल चुनना है। ध्यान दीजिए कि ये जो 4 कथन दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई कथन गलत है, तो आपने गलत कथन तो चुन लिया होगा। निर्यात में इनकी जो भागीदारी दिखाई दे रही है 55%, ये 55% नहीं है, 50% के नियर अबाउट है, अर्थात 49 समथिंग है तो 50% हो सकता है। तो यही जो स्टेटमेंट है वह क्या है, गलत है। बाकी कुल रोजगार में इनकी 45%, निर्यात में इनका 50% हिस्सेदारी है। और सही बात है, जो अभी एमएसएमई के जो नए रूल्स आए हैं उसमें क्या किया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग जो क्राइटेरिया था उसको समाप्त करके एक बना दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि अब सिर्फ निवेश को नहीं देखा जाएगा, टर्नओवर को भी देखा जाएगा, तो भी है। अब आगे हम बढ़ते हैं और वह है कि मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है। यह एक लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूध को गाढ़ा व प्रोटीन युक्त बनाने में। अगला स्टेटमेंट, दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए। तीसरा, गोंद बनाने के लिए। चौथा, प्लास्टिक बनाने के लिए। पांचवा, व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए। और आपके पास विकल्प रहे यह, आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि सभी सही है तो बिल्कुल सही है, इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी जो चर्चा में था वो दूध के संदर्भ में था और दूध में इसको प्रोटीन और गाढ़ा करने के लिए इसको मिलाया जाता है, यह हकीकत है। और इसी को लेकर जो है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इसकी एक तकनीकी ईजाद की है। तो कुल मिलाकर यह था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा, इसको देखा होगा। आप मुझे बताइएगा कितने आंसर आपके सही रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।